आज हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन 194J TDS ऑन प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। आई होप कि आपको पीछे की क्लास समझ में आ रही होगी। इसी नोट के साथ हम शुरू करते हैं आज का सेक्शन 194J TDS ऑन प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। एक इसका ओवरव्यू देती हूँ पहले इस सेक्शन का और फिर हम टेक्स्ट से पढ़ेंगे। बोलता है यहाँ पे कोई भी पर्सन हो, एनी पर्सन, वैसे आप इसको बहुत बार देख चुके हैं बट फिर भी एक बार फिर से, एक्सेप्ट इंडिविजुअल और HUF, और अगर ये पेमेंट कर रहा हो रेसिडेंट को, किस चीज़ के लिए पेमेंट कर रहा हो, अगर किसी प्रोफेशनल सर्विस के लिए पेमेंट कर रहा हो, अगर किसी टेक्निकल सर्विस के लिए पेमेंट कर रहा हो, या फिर अगर कोई रेमुनरेशन मिल रहा हो या किसी टाइप की फ़ीस या किसी टाइप का कमीशन या फिर उसको कोई और अदर आप नाम दे दें, और ये किसको मिल रहा है, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को, एक्सेप्ट सैलरी वाला पोर्सन 192 को एक्सेप्ट करके बोल रहे हैं, या फिर ये पर्सन जो है एनी पर्सन इस रेसिडेंट को रॉयल्टी पे कर रहा हो या फिर नॉन कम्पीट फ़ी पे कर रहा हो। इन 5 टाइप के फ़ीस को पे करने के लिए, इन 5 टाइप की चीज़ों को पे करने के लिए, पे करने से पहले इस एनी पर्सन को डिडक्ट करना पड़ेगा TDS। उस TDS का रेट क्या होगा, उस TDS का रेट होगा, आइए देख लेते हैं, 2%। 2% किस केस में होगा, अगर फ़ीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है तो, या फिर अगर रॉयल्टी पूरी रॉयल्टी नहीं, सिर्फ कुछ एस्पेक्ट्स में रॉयल्टी की बात की गई है। रॉयल्टी अगर आप पे कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म, मतलब ये फिल्म है तो फिल्म के, एक तो होता है फिल्म हमने बनाई और पूरा का पूरा फिल्म बेच दिया किसी नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन को, एक होता है जब हम थिएटर में रिलीज़ करते हैं तो हम किसी को डिस्ट्रीब्यूशन राइट देते हैं, किसी को एग्जीबिशन का राइट देते हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर इस फिल्म से रिलेटेड चाहे सेल हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो या एग्जीबिशन हो और इनके एस्पेक्ट्स में अगर रॉयल्टी पे हो रही है तो जो TDS डिडक्ट होगा वो 2% होगा। प्लस मैंने आपको बताया कि फ़ीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इस 2 चीज़ों को छोड़ के बाकी जितने भी केसेस हैं वो सब पे जो TDS का रेट होगा वो 10% होगा। इससे ज़्यादा आगे नहीं बताऊंगी, अब हम टेक्स्ट के साथ चलते हैं। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि इस सेक्शन में हमें मेजरली क्या क्या पढ़ना है, तो डिटेल में पढ़ते हैं आप टेक्स्ट के साथ। एवरी पर्सन, मैंने आपको बोला एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF को एक्सक्लूड कर देता है। अगर ये पेमेंट कर रहे हैं, पेइंग टू अ रेसिडेंट एनी सम बाय वे ऑफ, और वो सम किस टाइप का होना चाहिए, अगर हम किसी को प्रोफेशनल सर्विस के लिए पेमेंट कर रहे हैं या फिर टेक्निकल सर्विस के लिए पेमेंट कर रहे हैं या फिर रेमुनरेशन फ़ीस या कमीशन पे कर रहे हैं किसी डायरेक्टर को, एक्सेप्ट 192 वाली पेमेंट, मतलब वो पार्ट जो सैलरी में कवर हो चुका है उसको तो हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, बट 192 के अलावा अगर हम किसी टाइप की पेमेंट डायरेक्टर को कर रहे हैं या फिर अगर हम रॉयल्टी पे कर रहे हैं या नॉन कम्पीट फ़ी पे कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे, इन सारे एस्पेक्ट्स पे जो TDS प्रोविज़न लगता है वो मेरा 194J लगता है, TDS ऑन प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। आगे बोलता है इन सारे पेमेंट को करने से पहले हमें TDS डिडक्ट करना होगा। तो बात उठती है कि किस रेट पे TDS डिडक्ट करें, तो बोलता है कि जो शैल डिडक्ट TDS का जो रेट होगा वो एक 2% और एक 10% स्पेसिफाई किया गया है। 2% कब होगा, 2% होगा फ़ीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज प्लस रॉयल्टी। रॉयल्टी सारी रॉयल्टी नहीं, अगर मैं बुक को बेच रही हूँ और उससे रिलेटेड जो मुझे रॉयल्टी मिल रही है, मैंने कोई किताब लिखी और पब्लिशर ने पब्लिश किया और उससे रिलेटेड मुझे रॉयल्टी मिली, क्या वो भी 2% पे टैक्स TDS डिडक्ट की जाएगी? द आंसर वुड बी नो, उस पर तो 10% लगेगा। तो फिर कौन सी रॉयल्टी यहाँ पे कवर है, यहाँ पे वो रॉयल्टी कवर है जो फिल्म से रिलेटेड है, फिल्म के सेल से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन, इन सारी चीज़ों से अगर रिलेटेड है तो फिर 2% का TDS लगेगा। और ये TDS कब डिडक्ट किया जाएगा, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर हो रहा होगा तब हम TDS डिडक्ट करेंगे। मतलब हम अपने बुक्स में क्रेडिट कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर लेंगे, दोनों में से जो भी पहले हो रहा होगा हम TDS डिडक्ट कर लेंगे। ये आपको मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ कि अगर मैं एक्सपेंस अपने बुक्स में रिकॉर्ड करती हूँ, कैसे रिकॉर्ड करूँगी मैं, प्रोफेशनल फ़ीस, मान लो मैंने ऐसे कोई प्रोफेशनल सर्विस ली और उसके अगेंस्ट मुझे पेमेंट करना है, तो मैंने प्रोफेशनल फ़ीस डेबिट कर दी टू ABC। ABC एक फर्म है जिससे मैंने कुछ प्रोफेशनल सर्विस ली थी और 2ABC कर दिया। और 2ABC की जगह अगर आप बोल रहे हैं कि मैं ये पार्टी नहीं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मुझे पेमेंट तो करना है बट मुझे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, तो मैंने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया है या फिर प्रोफेशनल फ़ीस पेएबल क्रेडिट किया है। लॉ बोलता है आप कुछ भी क्रेडिट कर लो, हमें मतलब नहीं है। आपने ये एंट्री पास की, हम मान गए कि आपने क्रेडिट कर दिया अपने बुक्स में, अब आप मेरे रूल को फॉलो कर लेना, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर देख लेना और TDS डिडक्ट कर लेना।
आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, बहुत बार समझा चुकी हूँ। फिर आगे आता है आपका लिमिट ऑफ डिडक्शन। बोलता है कि कोई TDS डिडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कब आवश्यकता नहीं है? अगर ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर अमाउंट 30,000 से एक्सीड नहीं करता है तो। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे काफ़ी सारी सर्विसेज इन लिस्ट हैं, किस टाइप की प्रोफेशनल सर्विसेज हम देंगे, तो क्या सभी को मिला करके मोर देन 30,000 होना चाहिए? द आंसर वुड बी नो। फॉर ईच सर्विसेज 30,000 बोलता है कि ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर अगर मेरा प्रोफेशनल सर्विस इन ए कम्प्लीट फाइनेंशियल ईयर अगर मेरा प्रोफेशनल सर्विस लेस देन 30K है तो मैं डिडक्ट नहीं करूँगी। मतलब ये ईच सर्विसेज पे 30K वाला कंसेप्ट लगता है। और अमाउंट ऑफ फीस और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ फीस क्रेडिट और पेड और लाइकली टू बी क्रेडिट ड्यूरिंग फाइनेंशियल डज नॉट एक्सीड ₹30,000। आगे बोलता है कि ये जो 30,000 की लिमिट है सेक्शन 194J में, वो सेपरेटली अप्लाई होती है प्रोफेशनल सर्विस, टेक्निकल, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस पे। एक्यूमुलेट करके मत देखना कि 30,000 हो रहा है या नहीं, क्या करना है हमें सेपरेटली देखना है। इट इम्प्लाइज दैट इफ पेमेंट टू अ पर्सन टुवर्ड्स ईच ऑफ द अबव इज लेस देन ₹30,000 नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। अगर इस पांचों एस्पेक्ट में मैंने जो पेमेंट किया है 29,000 किया है तो क्या मुझे TDS डिडक्ट करने की आवश्यकता है? द आंसर वुड बी नो। However, there is no such exemption limit for deduction of tax on any remuneration or fees or commission। मैंने आपको पांचों एस्पेक्ट बोल दिया, बट इस पांचों में सिर्फ एक 30,000 वाली जो लिमिट है वो सिर्फ एक जगह एप्लीकेबल नहीं होती। कहाँ नहीं एप्लीकेबल होती? जब हम डायरेक्टर को पेमेंट करते हैं किसी भी नाम से, उसको हम कमीशन दे या फिर फीस बोले या फिर वॉट एवर हम कोई अदर नाम बोले, तो उसके अलावा बाकी सब पे, बाकी 4 जो मेरे एस्पेक्ट्स हैं उन सब पे हम 30K वाली ईच सेपरेटली हम 30K की लिमिट देखेंगे। आगे आता है आपका नॉन एप्लीकेबिलिटी अंडर सेक्शन 194J। यहाँ पे ये सेक्शन बोलता है, ये भी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि हम जब यहाँ पे पढ़ रहे थे तो हमने कहा एनी पर्सन अगर लायबल है पेमेंट करने को किसी रेसिडेंट को इतनी सारी चीज़ों के लिए या इनमें से किसी एक चीज़ के लिए, एक्सेप्ट इंडिविजुअल HUF। बट जैसा कि लॉ हमेशा इंडिविजुअल HUF को अपने में खींचता है, लेकिन खींचने के लिए वो एक प्रोविज़न बनाता है। क्या प्रोविज़न बनाता है? कि अगर वो इंडिविजुअल/HUF अगर बिज़नेस कर रहे हों और बिज़नेस से उनका टर्नओवर जो है मोर देन 1 करोड़ है तो फिर तो उनके ऊपर ये TDS का प्रोविज़न लग जाएगा। या फिर अगर प्रोफेशन कर रहे हों और उनकी जो ग्रॉस रिसीट है वो मोर देन 50 लाख है तो फिर ये TDS का प्रोविज़न लग जाएगा। मान लो हम 23-24 में बैठे हैं, ये भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। 23-24 में बैठ के मेरा एक प्रोफेशनल फ़ीस हुआ जिसके लिए मुझे 32K, मैं एक HUF हूँ या फिर चलो मैं एक इंडिविजुअल ही हूँ और मेरा 1 करोड़ से ज़्यादा है मेरा बिज़नेस का टर्नओवर, या अगर मैं प्रोफेशन कर रही हूँ तो मान लो कि मेरा 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो 32K मेरा प्रोफेशनल सर्विस के लिए फ़ीस यह है। एम आई एलिजिबल टू डिडक्ट टैक्स? द आंसर वुड बी येस, क्योंकि मेरा 30,000 से लिमिट ज़्यादा जा रहा है। बट ये जो 1 करोड़ 50 लाख की लिमिट देखनी है, क्या वो मुझे 23-24 में जिस ईयर में ये ट्रांजैक्शन हुई है क्या मुझे उस ईयर में चेक करने की आवश्यकता है? द आंसर वुड बी नो। जो 50 लाख 1 करोड़ की लिमिट हम देखेंगे वो इसके जस्ट प्रीवियस ईयर मतलब कि 22-23 में देखेंगे और चेक करेंगे। अगर यहाँ पे मोर देन 1 करोड़ और 50 लाख रेस्पेक्टिवली जो भी चीज़ें हैं अगर गई हैं तो हम TDS डिडक्ट करेंगे। आगे आपका पॉइंट बोलता है कि इंडिविजुअल एंड HUF नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स ऑन रॉयल्टी एंड नॉन कम्पीट फ़ी। इंडिविजुअल HUF को हमने खींचा तो बट हमने उनको 2 चीज़ों के लिए और फ़ायदे दे दिया कि अगर आपकी रॉयल्टी है या नॉन कम्पीट फ़ी है तो आपको उसके ऊपर TDS डिडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आगे फर्दर इंडिविजुअल और HUF शैल नॉट डिडक्ट इनकम टैक्स ऑन सम पेएबल बाय वे ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज फॉर पर्सनल पर्पस। अगर मैंने किसी प्रोफेशन, जैसे मान लो मैं डॉक्टर के यहाँ गई या फिर अदरवाइज़ मैंने अगर कोई प्रोफेशनल सर्विस ली और उस प्रोफेशनल सर्विस को मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ तो क्या मुझे उस पेमेंट को करने से पहले TDS डिडक्ट करने की आवश्यकता है? द आंसर वुड बी नो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, मैंने आपको बताया 5 पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए थे कि 5 तरह के पेमेंट जो हैं वो 194J में कवर होते हैं। अब मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, प्रोफेशनल सर्विस ये अपने आप में एक वाइडर टर्म है, बट यहाँ पे जो हम मीनिंग देखने जा रहे हैं कि प्रोफेशनल सर्विस का मतलब क्या होता है, ये हम विद रिस्पेक्ट टू 194J देखेंगे। ये हम पूरे इनकम टैक्स के लिए भी नहीं पढ़ते हैं, ये हम विद रिस्पेक्ट टू 194J देखते हैं कि अगर ये चीज़ें ये चीज़ें प्रोफेशनल सर्विसेज हैं और अगर ये हैं तो हम 194J में TDS डिडक्ट करेंगे। ये एक्सक्लूसिवली फॉर 194J ये डेफिनेशन ड्राफ्ट हुआ है। तो चलो शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल सर्विस को। अगर आप सर्विस रेंडर कर रहे हैं किस चीज़ से रिलेटेड, कोई लीगल सर्विस रेंडर कर रहे हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल प्रोफेशन से रिलेटेड अगर कोई सर्विस रेंडर कर रहे हैं, और द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी और टेक्निकल कंसल्टेंसी और इंटीरियर डेकोरेशन और एडवर्टाइजिंग और सच अदर प्रोफेशन एज नोटिफाइड बाई CBDT। ठीक है,
इतनी सारी चीज़ों के बाद बोला नोटिफिकेशन बाय सीबीडीटी। अब सीबीडीटी ने भी नोटिफाई कर दिया है, बोला है प्रोफेशन ऑफ ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट की जो सर्विसेज हैं, कंपनी सेक्रेटरी की जो सर्विसेज हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडेड हो रही हैं, इन सबको हम क्या मानेंगे, प्रोफेशनल सर्विस मानेंगे। और प्रोफेशनल सर्विस क्या पूरे इनकम टैक्स के लिए ये एप्लीकेबल है? नहीं, ये सिर्फ 194J के लिए प्रोफेशनल सर्विस बनी है। मतलब कि अगर ये सारी सर्विसेज जहाँ पे भी आ रही हैं, वहाँ पे जब पेयर जो है पे करेगा तो पे करने से पहले उसे TDS डिडक्ट कर लेना है एज पर द केस एप्लीकेबल टू दैट पेयर, कि 2% डिडक्ट करे या 10% डिडक्ट करे, देख के अपना लॉ और TDS डिडक्ट कर लेना है। तो इस बात को ध्यान रखना। फिर से एक बार पढ़ा देती हूँ हमारे प्रोफेशनल सर्विस में क्या क्या आता है। पहला आता है लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन या फिर अकाउंटेंसी प्रोफेशन, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, एडवर्टाइजिंग, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की प्रोफेशनल सर्विसेज, फिल्म आर्टिस्ट की सर्विस, कंपनी सेक्रेटरी की सर्विस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में जो सर्विसेज देते हैं हमारे IT प्रोफेशनल्स। ये सारी सर्विसेज कहाँ पे इंक्लूड होती हैं? ये सारी सर्विसेज प्रोफेशन के अंदर आती हैं और इन पे जो है TDS डिडक्ट होगा 194J के अंदर। इसके अलावा प्रोफेशन के लिए 194J एक और बात करता है कि एक्सक्लूसिव मैं कुछ और सर्विसेज इनलिस्ट कर रहा हूँ, कुछ और ये सारी जो सर्विसेज हैं ये भी अगर रेंडर्ड हो रही हैं तो इसमें जो TDS डिडक्ट होगा, अब मान लो मैंने आपको एक बात बताया, हो सकता है ना इस पे केस लॉ चल रहे हों कि यार ये 192 होगा, ये एक टाइप की सैलरी है या फिर ये आपका एक टाइप का प्रोफेशन है। तो 194J क्लियरली यहाँ पे बोलता है कि ऊपर मैंने जो आपको चीज़ें बताई वो तो बताई हैं, इसके साथ साथ 194J के लिए इनको भी प्रोफेशन मान लेना। किसको? स्पोर्ट्स पर्सन। मतलब कि अगर जो आपके स्पोर्ट्स पर्सन हैं, किसी का एग्जाम्पल ले लो, पैट कमिंस, ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसको क्या करते हैं, अब BCCI हो सकता है इसको कुछ पेमेंट कर रही हो, जो ये स्पोर्ट्स खेल रहा है उसके अगेंस्ट इसको पेमेंट जारी होगी, ठीक है। एज़ पर एग्रीमेंट हमने माना कि BCCI ने मैच करवाया इंडिया में ही और वो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड तो देखे ही, बट मैं एक फिक्टिशियस एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे बिकॉज आई लाइक हिम, कि BCCI भी इसे पेमेंट कर रही है, चलो अभी के लिए मान लो, ठीक है। अब BCCI इसे पेमेंट कर रही है तो ये एक स्पोर्ट्स पर्सन है, इसको जो यहाँ पे मिला दैट इज़ नॉट ए सैलरी। और इवन इफ़ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडियन प्लेयर, स्टिल द केस रिमेन द सेम। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब BCCI इसको पेमेंट करेगी तो जो TDS डिडक्ट होगा वो 194J में होगा। अगर इसके जगह अगर मैं धोनी को ले लेती हूँ तो धोनी को भी जो पेमेंट होगा वो भी जो है सेक्शन 194J में TDS डिडक्ट होगा बिकॉज ही इज़ ए स्पोर्ट्स पर्सन। अंपायर एंड रेफरी भी 194J में ही आते हैं। कोचेज एंड ट्रेनिंग, टीम फिजिशियन एंड फिजियोथेरेपिस्ट, इवेंट मैनेजर, कमेंटेटर, एंकर एंड स्पोर्ट्स कॉलमनिस्ट, मतलब जो कॉलम्स लिखते हैं, एडिटोरियल पेज में जो कॉलम लिखते हैं न्यूज़पेपर में, उन लोगों की भी जो सर्विसेज हैं उस पर जब पेमेंट की जाएगी तो उसे एज ए प्रोफेशन माना जाएगा और 194J में TDS डिडक्ट होगा। आगे बोलता है कि प्रोफेशन जो है ना वो बहुत ही वाइड इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा अपने आप में टर्म है, उसको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता है कि मैं 4-5 सर्विसेज जो है इनलिस्ट कर दूं। बट यहाँ पे जो डिफ़ाइन किया गया हुआ है वो एग्जॉस्टिवली फॉर द पर्पस ऑफ TDS, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 194J ही डिफ़ाइन किया गया है। देयरफॉर ऑल अदर प्रोफेशन वुड बी आउटसाइड द स्कोप ऑफ सेक्शन 194J। इसके अलावा जो भी प्रोफेशन हैं बहुत से सारे, लेकिन इसके अलावा जो भी हैं वो 194J के स्कोप से बाहर रहेंगे। For example, this section would not be applied to profession of teaching sculptures, painting, etc. unless they are notified. जब तक कि वो नोटिफाई नहीं हो जाते हैं तब तक वो आउटसाइड स्कोप ऑफ सेक्शन 194J रहेंगे। अब आ जाते हैं, हमने 5 चीज़ों में दूसरा चीज़ पढ़ा था टेक्निकल सर्विसेज, क्योंकि हमें दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकती है ना कि प्रोफेशनल सर्विसेज क्या हो सकती हैं, टेक्निकल सर्विसेज क्या हो सकती हैं। हम तो लॉ आपको खुद ही इनलिस्ट कर देता है कि इन चीज़ों को तुम प्रोफेशनल सर्विस मानना, इन चीज़ों को तुम टेक्निकल सर्विस मानना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। टेक्निकल सर्विसेज मतलब हो रहा है कि एनी कंसिडरेशन इंक्लूडिंग एनी लमसम कंसिडरेशन फॉर रेंडरिंग फॉलोइंग सर्विसेज। इन सर्विसेज के लिए आप एक लमसम कंसिडरेशन दो या फिर ब्रेक करके दो, बट ये सारी सर्विसेज जो हैं टेक्निकल सर्विसेज मानी जाएंगी। पहली कौन सी है? मैनेजेरियल, दूसरी टेक्निकल। कंसल्टेंसी, प्रोविजन ऑफ सर्विस, यहाँ पे टेक्निकल का मतलब हुआ जिसमें थोड़ी टेक्निक इन्वॉल्व है, टेक्नीशियन टाइप की सर्विसेज। कंसल्टेंसी सर्विस, प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ टेक्निकल और अदर पर्सनल। इट इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड द टर्म फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज विल नॉट इंक्लूड, आगे बोलता है इन सारी सर्विसेज को तो इंक्लूड करेंगे ही, बट इसमें नॉट इंक्लूड करेंगे। स्पेसिफिकली लॉ ने बोला है क्या नहीं इंक्लूड करेंगे?
एनी कंस्ट्रक्शन, असेंबली, माइनिंग और लाइव प्रोजेक्ट, इसमें जो भी टेक्निकल चीज़ें लग रही हैं उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें। विच इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, तो पहला पॉइंट आपका हो गया कि कंसिडरेशन फॉर एनी कंस्ट्रक्शन, असेंबली, माइनिंग और लाइव प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी पेमेंट आप दे रहे हैं उसमें से कोई भी पेमेंट को लेकर के कल को कोई केस नहीं आना चाहिए कि ये प्रोफेशनल है। दो इट लुक लाइक प्रोफेशनल सर्विस और टेक्निकल सर्विस, sorry, I am very sorry, it look like that it is a technical service but that would not be included in the term technical service। दूसरा बोलता है कि वो सारी चीज़ें जो आपको कंसिडरेशन अंडर द हेड सैलरी में कवर हो गई वो आउटसाइड स्कोप ऑफ सेक्शन 194J टेक्निकल सर्विसेज से बाहर रहेंगी। आगे पढ़ते हैं टीडीएस लायबिलिटी ऑन थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। अब देखो होता क्या है, आप क्या करते हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। एक है मिस्टर ए की तबीयत ख़राब हुई, मिस्टर ए हॉस्पिटल गए। अब मिस्टर ए ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, अब यहाँ पे जो पेमेंट करना था, तबीयत ख़राब हुई तो इनकी जो तबीयत ख़राब थी वो कवर था, उसमें कवर था तो इंश्योरेंस कंपनी अब पे करेगी। अब इंश्योरेंस कंपनी आती है यहाँ पे पिक्चर में, तो इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती है। ये लोग आके हॉस्पिटल्स को पेमेंट करते हैं। मिस्टर ए अब आउटसाइड स्कोप हो गया, मिस्टर ए पेमेंट नहीं करेंगे। लॉ आपको यहाँ पे इतनी सी बात बोलता है कि टीपीए जब ये पेमेंट कर रहे होंगे कंपनी को, हॉस्पिटल्स को, तो इसमें 194J पे डिडक्ट कर लेंगे टीडीएस। क्यों डिडक्ट करेंगे, इसके पीछे उसने ये बोला कि इस हॉस्पिटल ने जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की वो एक टाइप की टेक्निकल सर्विस है, तो यहाँ पे आप जो भी पेमेंट करना, टीपीए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर इज कॉल्ड टीपीए, आप उस पेमेंट करने से पहले 194J में टीडीएस डिडक्ट कर लेना। आओ एक बार पढ़ते हैं। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते हैं, जो कि पेमेंट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी नहीं आती है, वो टीपीए अपॉइंट किए होते हैं टू हॉस्पिटल को फॉर सेटलमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि मिस्टर ए ने मेडिकल इंश्योरेंस लिया था और उनके क्लेम में वो चीज़ें कवर थी, तो वो आ गए अब टीपीए पेमेंट करने। अंडर वेरियस स्कीम इंक्लूडिंग कैशलेस स्कीम आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194J ऑन ऑल सच पेमेंट टू हॉस्पिटल एक्सेट्रा। दिस इज बिकॉज, अब ये तो बोल ही रहा है कि टीपीए पेमेंट करेंगे, रीज़न भी बता रहा है क्योंकि जो सर्विस रेंडर किया है हॉस्पिटल ने टू वेरियस पेशेंट आर प्राइमरली मेडिकल सर्विस एंड देयरफॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194J आर एप्लीकेबल टू पेमेंट मेड बाय टीपीएस टू हॉस्पिटल एक्सेट्रा, क्योंकि वो मेडिकल सर्विस है। मेडिकल सर्विस जो है आपको यहाँ पे कवर था ना, तो मेडिकल सर्विस जो है वो आपकी प्रोफेशनल सर्विस में कवर होती है, इसलिए हम ऐसा मानेंगे कि वो तो आपका पेमेंट फॉर प्रोफेशनल सर्विस हो रहा है, और पेमेंट फॉर प्रोफेशनल सर्विस हो रहा है, इसका मतलब कि वो आपका 194J में कवर हो गया, और टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो @ 10% डिडक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा केस है टीडीएस ऑन ट्रांजैक्शन चार्जेस पेड बाय मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अब जब मैं आपको 194I पढ़ा रही थी, रेंट वाली चीज़ें, तब मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। क्या बताया था कि कई बार यहाँ पे एक बिल्डिंग है, सपोज करो, जैसे कि एयरपोर्ट वाला 2 केस हमारे पास आया था। एक पैसेंजर सर्विस फीस का आया था। जो एयरलाइन जो है, मान लो इंडिगो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी को पेमेंट कर रही है, वो इसलिए नहीं पे कर रही है क्योंकि इस लैंड है या फिर यहाँ पे बिल्डिंग है, उसके लिए नहीं पेमेंट कर रही है। वहाँ पे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, ट्रैफिक मेंटेन कर रही है, और वो जो पायलट जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको देख रही है, एयर ट्रैफिक देख रही है, उसके लिए जो है एयरलाइन जो है नॉट पैसेंजर सर्विस फीस, एयरलाइन जो है पेमेंट करती है किसको, एयरपोर्ट अथॉरिटी को पेमेंट करती है। तो अगर ये एयरपोर्ट अथॉरिटी अपनी इन सारी सर्विसेज को खींच ले, तो क्या ये जो इंडिगो है वो इस लैंड एंड बिल्डिंग के लिए पेमेंट करेगी? बोलेगी मेरा किसी काम का ही नहीं। तो पॉइंट हमारा यहाँ पे ये निकल के आया था कि ये जो इंडिगो पेमेंट किया एयरपोर्ट अथॉरिटी को, वो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए नहीं किया, वो किसके लिए किया, जो सर्विसेज प्रोवाइड हुई उसके लिए किया। और ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो तो इंसिडेंटल इन नेचर है, क्योंकि ये सर्विसेज आपको हवा में दी नहीं जाएंगी, और हवा में नहीं दी जाएंगी तो इसका मतलब ये लैंड एंड बिल्डिंग तो यूज़ होगा ही होगा, बट जो पेमेंट है वो आपकी सर्विसेज के लिए है। उसी तरीके से मैंने आपको क्यों बताया कि दैट सेम वे, सेम कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर लेना। जो मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, आओ एक बार देख लेते हैं। जो ट्रांजैक्शन चार्जेस पे किए जाते हैं मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जो भी मेंबर हैं स्टॉक एक्सचेंज के, वो ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं।
ऑटोमेटेड ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी मिलती है। जब मन किया परचेज कर लिया, सेल कर लिया, इंट्राडे कर लिया, लॉन्ग टर्म कर लिया। आर इन द नेचर ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय द सर्विस प्रोवाइडर टू कैटर द स्पेशल नीड ऑफ द कस्टमर यूज़र एज मे बी फेल्ट नेसेसरी। जैसे उसे ज़रूरत होती है वैसी सर्विसेज ये स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करते हैं और उस चीज़ के लिए हम उस सर्विस के लिए पेमेंट करते हैं। इसलिए जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं जो बीएससी को पे हो रहे हैं अपने मेंबर के द्वारा, वो कोई टेक्निकल सर्विसेज नहीं है, बट आर इन द नेचर ऑफ पेमेंट मेड फॉर फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय देयर स्टॉक एक्सचेंज। कोई टेक्निकली चीज़ के लिए हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं आपको, हम तो आपकी फैसिलिटी के लिए आपको पेमेंट कर रहे हैं। इसलिए इस पेमेंट पे 194J जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टीडीएस ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सिंपल सी बात बोलता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अगर आप परचेज कर रहे हो तो इसके लिए आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, और रॉयल्टी पे करनी पड़ती है तो आपको जो है 194J, जैसे मैंने आपको बताया कि 194J के प्रोफेशनल सर्विसेज 194J में जो हमने जो 5 एस्पेक्ट्स पढ़े थे उसमें एक रॉयल्टी भी कवर थी। तो जो आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर परचेज करने के वक्त रॉयल्टी पे करते हो उस पर भी आप 194J पे TDS डिडक्ट कर लेना। और अगर कोई NR पिक्चर में आ गया तो 195 में चले जाना, क्योंकि ये जो सेक्शन है पर्टिकुलरली 194J वाला, ये आपके पूरे के पूरे रेसिडेंट पे सिर्फ एप्लीकेबल होता है। मैंने आपको मेरी जो पहली लाइन बताई थी उसी में ये बताया था कि यहाँ पे जो है आपका रेसिडेंट है। यहाँ पे कौन था? रेसिडेंट था। रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट दोनों नहीं है, यहाँ पे कौन है? सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट है। तो अगर नॉन रेसिडेंट पिक्चर में आ गया तो हम कहाँ चले जाएंगे? 195 में। और एक बार आपको टेक्स्ट से दिखा देती हूँ। रॉयल्टी मीन्स कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन राइट, प्रॉपर्टी और इन्फॉर्मेशन। तो कंसिडरेशन फॉर यूज़ ऑफ राइट टू यूज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वुड बी ए रॉयल्टी। जो हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए पेमेंट कर रहे हैं दैट इज़ ए रॉयल्टी। इसलिए प्रोविजन फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 194J वुड बी अट्रैक्टेड, और अगर NR है तो 195 अट्रैक्ट हो जाएगा। फिर आगे बोलता है कि सर्टेन सॉफ्टवेयर पेमेंट पे हैज़ बिन एग्जेम्प्टेड। 194J जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। अब वो कौन कौन से सर्टेन पेमेंट हैं? अगर मान लो यहाँ पे मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए ने सॉफ्टवेयर परचेज़ किया और मिस्टर ए ने जो सॉफ्टवेयर परचेज़ किया ये एक नॉन रेसिडेंट से परचेज़ किया था। अब जब मिस्टर ए ने यहाँ पे ये परचेज़ हुआ था तो 195 में TDS डिडक्ट हो गया था। पेमेंट करने से पहले जब पेमेंट हुई थी NR को तब 195 में TDS डिडक्ट हो गया। बाद में मिस्टर ए जो है मिस्टर सी को ये सॉफ्टवेयर बेचते हैं। तो अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर बेचा जा रहा है, मिस्टर सी के पास राइट आएगा। मिस्टर सी एक तरीके से मिस्टर ए को रॉयल्टी पे करेंगे, किस लिए? ताकि सॉफ्टवेयर की सर्विसेज अवेल कर सके। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्या यहाँ पे फिर से 194J में TDS डिडक्ट करने की आवश्यकता है? द आंसर वुड बी नो। बोलता है कि अगर जो प्राइमरी परचेज़ हुआ उस पर 195 में TDS डिडक्ट हो चुका है, तो जो सेकेंडरी परचेज़ हो रहा है उसमें 194J में TDS डिडक्ट नहीं करेंगे। आओ देख लेते हैं। अगर सॉफ्टवेयर जो है एक्वायर्ड किया गया है सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र में विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, केस यहाँ पे एक और लगा दिया कि मिस्टर ए ने जैसे NR से सॉफ्टवेयर परचेज़ किया था उसमें कुछ मॉडिफाई नहीं किया, खुद यूज़ किया या फिर नहीं यूज़ किया, तो उनका काम ही यही है कि वो NR से सॉफ्टवेयर परचेज़ करके इंडिया में बेचते हैं, और उसमें अगर मॉडिफाई नहीं करते हैं तब कोई आवश्यकता नहीं है TDS डिडक्ट करने की। तो यहाँ पे ये बोला कि अगर सॉफ्टवेयर एक्वायर किया गया सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र में और इस सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई है, मिस्टर सी ने जो परचेज़ किया मॉडिफिकेशन नहीं है, टैक्स हैज़ बिन डिडक्टेड ईदर अंडर सेक्शन 194J और 195। अब मैंने यहाँ को आपको NR को लेकर के एक एग्जांपल समझाया। यहाँ पे कोई रेसिडेंट भी हो सकता है, तो यहाँ पे 195 की जगह 194J भी हो सकता है। तो बोल रहा है कि अगर प्राइमरी जो परचेज़ हुआ था उस पर TDS डिडक्ट हो गया है अंडर सेक्शन 195 या 194J में, तो ये जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र हो रहा है उस पर हमें TDS डिडक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर प्रीवियस ट्रांसफ़र ऑफ सच सॉफ्टवेयर एंड transferee obtain a declaration from the transferor that tax has been so deducted along with PAN of the transferor। अब मिस्टर सी को क्या इंश्योर करना पड़ेगा? इनसे डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा। किस चीज़ का डिक्लेरेशन? कि जो प्राइमरी परचेज़ हुआ था मेरा उस पर ऑलरेडी TDS मैंने डिडक्ट कर लिया है, तो फिर ये सब्सिक्वेंट परचेज़ पे TDS डिडक्ट नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ सेक्शन 194J। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्लास। मैं अपना पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊँ वो आपको पूरी तरीके से समझ में आए, बट आई होप कि आपको समझ में आ भी रहा होगा। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट क्लास में विद सम न्यू सेक्शन ऑफ TDS, और उसके बाद से हम देखेंगे। मैं देखती हूँ अगर कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा, ऑब्वियसली वी हैव सम इंपॉर्टेंट सेक्शंस,
तो मैं उस पे क्लासेस लेकर के आऊँगी और मैं कोशिश करूँगी मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ा दी हैं, जितने भी सेक्शन पढ़ा दिए हैं TDS वाले, उस पे मैं आपको ICAI के क्वेश्चंस डील करा दूँ। सो एनीवेज, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास, एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप स्माइलिंग एंड study hard, and I'll see you in my next class. Thank you so much for watching.